बाल विकास के जो क्लासेस हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, उससे हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। इन अवस्थाओं के बारे में कई बार जो हमारे एग्जाम है, व्यापम के एग्जाम है, जो टीटी है, सीटीटी है और जो टीचर का एग्जाम है, उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल विकास के अवस्थाओं को क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले आता है गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद आता है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि इन अवस्थाओं में बालकों का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से बालकों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अनुसार विकास के अवस्थाओं को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को वर्षों के हिसाब से बांटा है, लेकिन मुख्यतः जो है विभाजन के अनुसार है, उसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि गर्भावस्था प्रीनेटल स्टेज होता है 9 महीने मतलब 280 दिन का। गर्भावस्था के भी विभिन्न अवस्थाएं होती है, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे गर्भावस्था होता क्या है। गर्भ से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को गर्भावस्था कहते हैं। मतलब जो गर्भ में जो शिशु रहता है, वो रहता है, उसकी वृद्धि विकास जो होती रहती है। जब निषेचित अंडा के रूप में बच्चा रहता है और उसका धीरे धीरे विकास होता है, विकास के फलस्वरूप परिपक्वता आती है और जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, जन्म लेता है, उसको हम कहते हैं गर्भावस्था। डे को काउंट करें तो हम 280 दिन, महीने के हिसाब से 9 महीने तक का होता है। ठीक है, यह शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें शारीरिक विकास होती है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, जो भी विकास है, हमारे विकास के जो विभिन्न आयाम है, उसके जो प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, अब हम गर्भावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है और उसके जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसको किस किस नाम से जानते हैं, इसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले गर्मीन अवस्था, जर्मिनल स्टेज। ठीक है, उसे कहते हैं जब निषेचन से लेकर 2 सप्ताह, फर्टिलाइज अंडे से लेकर 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है, उसे हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज। ठीक है, और जो भ्रूण अवस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज, यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक होती है। इसमें हमने देखा कि जो बच्चा होता है, वो बच्चे के रूप में नहीं रहता है, एक निषेचित अंडे के रूप में रहता है 2 सप्ताह तक। उसके बाद 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह जब बच्चे का होता है, तो उसमें बच्चे के हार्ट, हृदय, दिमाग, ब्रेन मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जो है, ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है और बन जाता है। ठीक है, पूरे रूप से। उसके बाद यह विकास की संवेदनशील अवस्था है, मतलब इसमें माता का ध्यान अच्छे से रखना जरूरी है, क्योंकि यह शरीर निर्माण की अवस्था है। देखो यहाँ पर ना, हार्ट और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका बनना स्टार्ट हो जाता है और बन जाता है। ठीक है, अब यह अवस्था संवेदनशील अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में प्रॉपर माता के ध्यान रखना चाहिए, जिससे यह सब जो अंग है वो अच्छे से बन पाए। ठीक है, भ्रूणबाह्य अवस्था या भ्रूणिक अवस्था, फेटल स्टेज, यह 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक होता है। यह जो अंग है वो बन जाता है, इसमें वे वृद्धि अंगों का परिपक्व होता है। और तंत्रिका तंत्र का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र का विकास किस अवस्था में होता है, मतलब फेटल स्टेज में। ठीक है, शिशु की जो वृद्धि होती है, अंगों की जो परिपक्वता होता है और तंत्रिका तंत्र का जो विकास होता है, यह भ्रूणपस्य या भ्रूणिक अवस्था में होता है। 7वें महीने तक शिशु जीवित रहने के सक्षम हो जाता है। 7वें महीना का जो शिशु होता है, वो जीवित रहने में सक्षम हो जाता है। हमने कई बार देखा है या सुना भी है, प्रसव 7 महीने में भी हो जाता है, तब बच्चे परिपक्व हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक अंग का परिपक्वता हो जाता है, बच्चे का विकास अच्छे से हो जाता है, तो बाहर रहने लायक हो जाता है, बच्चा जीवित रह सकता है 7 महीने के बाद। लेकिन अगर उससे पहले जन्म हो गया तो उसे प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब 7 महीने तक होता है और अच्छे से बच्चे का विकास नहीं होता, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और बच्चे को अच्छे से देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, अब दूसरा है शैशवावस्था। दूसरा क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। क्या है? इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष। जो गर्भावस्था में है, जो बच्चे का विकास है, वो माता के गर्भ में हुआ, लेकिन अब बच्चा बाहर की दुनिया में लोगों के संपर्क में आना स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये जो अवस्था है शैशवावस्था, वो कितने समय तक है? जन्म से लेकर 6 साल तक। कई वैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से लेकर 3 साल तक, और मैंने बताया कि पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है,
अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार अवस्थाओं को अलग अलग चरण में बांटा गया है और अलग अलग काल समय में बांटा गया है, लेकिन हम मुख्य तौर पर देखेंगे कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बच्चों का विकास के दर कैसा होता है, इसे हम देखेंगे। तो यह जो अवस्था होता है उसमें तो बच्चे छोटा रहता है, जब गर्भ माता के गर्भ से निकलता है तो छोटा सा रहता है। यह एक समझने वाली बात है कि शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जब छोटा होता है तो वो अपना काम खुद से नहीं कर पाता, तो वो अपने किसी भी कार्य के लिए, जैसे खाना खाने के लिए, कुछ भी कार्य करना है उसके लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, खुद से अपना कार्य नहीं कर सकता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्तियां के जो जनक है, मूल प्रवृत्ति को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति होती है जो हमारे जन्मजात होती है। जन्म के समय बच्चे रोने लगता है अचानक, मतलब बच्चे को तो सिखाया नहीं गया है ना कि रोते या कैसे है करते हैं, रोना है, हंसना है, जैसे भूख लगती है माँ को बुलाते हैं, ये सब जो है रोना, हंसना, भूख लगना, अपनी माता जब दूर जाती है तो डर लगना, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, संवेग है जो मूल प्रवृत्ति, ये सब होती है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मूल प्रवृत्तियात्मक मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है। मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है मैकडूगल नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की। तो मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं मूल प्रवृत्ति। मतलब अपना जो भी कार्य है या हाव भाव है उसे अपने मूल प्रवृत्तियों के द्वारा बच्चा व्यक्त करता है। इसलिए कहा गया है कि उनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति आधार होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए अपने कुछ भी भावना है उसे अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्त करता है। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। जन्म से लेकर 6 साल तक, 0 से लेकर 6 साल तक, जब 2 वर्ष तक, 1.5 साल तक बच्चा सामान्यतः बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसमें जिज्ञासा की अवस्था रहती है। जैसे हमने देखा कि हमारे आसपास में छोटे से बच्चे होते हैं, वो हमारे विभिन्न तरह के सवाल पूछते रहते हैं। जैसे आसमान में जो चिड़िया है वो उड़ रही है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता, हमारे पास पंख नहीं है करके बताएंगे, फिर भी वो समझता नहीं है कई बार, लेकिन उसको अच्छे से बताना पड़ता है कि पंख हमारे पास नहीं है इसलिए उड़ नहीं सकता। कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, चींटी जब चल रही है तो कैसे, छोटी सी है तो कैसे चलती है, हवाई जहाज क्यों उड़ता है, ऐसा सब चीज बच्चे पूछता रहता है। उसमें ना जिज्ञासा की भावना रहती है। फल फलता है तो क्यों फलता है, फूल कैसे लगता है, ये सब बच्चे पूछता रहता है। उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है। अभिभावक को चाहिए कि बच्चे जो भी पूछ रहे हैं उसका एकदम शांति से जवाब दे और उसके जो जिज्ञासा है उसका परिवर्तन अच्छे से करे, जिससे बच्चे को अच्छे से विकसित होने में अच्छा अवसर मिले। कुछ भी बच्चा पूछ रहे हैं उसका धैर्य से अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से समझ सके। अगर उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया गया तो बच्चे कुंठित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है और इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना रहती है। आत्म प्रेम मतलब खुद से प्यार। जैसे कोई भी चीज है उसको खुद के लिए ही ज्यादा बच्चे सोचते हैं और खुद के प्रति ही ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे कोई भी चीज है उसको शेयर करेंगे, बोलेंगे, छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, 2 साल का, जो 5-6 साल में तो बच्चे सीख जाते हैं कि आपसी लेन देन करना है। ठीक है, लेकिन आत्मक प्रेम की जो भावना होती है वो 2 साल 3 साल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे किसी चीज को शेयर करने के लिए कहा जाता है तो बच्चे उस चीज को शेयर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरा है, मैं क्यों दूंगा उसको, ऐसे कहते हैं। उनको सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है और किसी भी चीज को वो अपने भाई बहनों या फिर अपने फ्रेंड जो है उनसे शेयर करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको अपने से ही ज्यादा प्यार रहता है। और यह खिलौने की आयु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या बोलते हैं, खिलौने की आयु। खिलौने की आयु मतलब बच्चा छोटा सा रहता है तो यह एक जाहिर सी बात है कि बच्चा खिलौने से ही खेलता है, क्योंकि उसका दायरा घर परिवार या पास पड़ोसी रहता है। तो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं तो जो उनका खिलौने इस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि बच्चा खिलौने के द्वारा ही सीखता है। उसका ज्यादातर समय होता है खिलौने के साथ ही बीतता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था को टॉय एज कहा गया है। क्या कहा गया है? टॉय एज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉय एज किसे कहते हैं, तो इसे बताना है कि शैशवावस्था को टॉय एज कहते हैं। इसे आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि बच्चे घर में ही रहते हैं और घर में ही खेलते हैं। उसका दायरा पास पड़ोस और
जो बाहर की दुनिया है उससे ज्यादा मिले जुले नहीं रहते हैं, पास पड़ोस बस रहता है, इसलिए वो ज्यादातर समय खिलौना के साथ बिताता है, इसलिए इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखता है। मतलब जो बच्चा होता है वो अनुकरण करता है कोई भी चीज। जैसे छोटे बच्चे को देखे होंगे कि मम्मी जब रोटी बनाती है तो बच्चा उसके साथ बेलन लेकर खुद रोटी बनाने लग जाता है। तो कुछ भी चीज है, जैसे ब्रश करना, बच्चे को ब्रश करना सिखाना है तो उसको बताने की जगह बच्चे को खुद ब्रश करते हैं वहां पर ले जाए तो बच्चे अच्छे से सीखता है। कोई भी अच्छा काम है उसको सिखाना है बच्चे को तो खुद करेंगे तो बच्चा देखकर सीख जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ये बच्चा अनुकरण के द्वारा इस अवस्था में सीखता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार और अपने आस पड़ोस में ही सीमित रहता है, इसलिए इसमें तर्क करने की क्षमता कम होती है, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था मतलब तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है, क्योंकि कहा है वैज्ञानिकों ने कि जन्म से लेकर 0 से लेकर 5 साल तक बच्चों की मस्तिष्क के जो विकास है वो कितना प्रतिशत हो जाता है, 85%। ये शिक्षक भर्ती में या CGVFM के एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे का विकास जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कितना प्रतिशत हो जाता है, 85% हो जाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था है जो बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, क्योंकि बच्चे अच्छे से सीखता है इस अवस्था में, और इसमें बच्चा तर्क करने लग जाता है। जैसे कोई भी चीज हो रहा है, उसके आसपास में कोई घटना हो रही है, जैसे कपड़ा सुखाए, हम छत पे जाकर कपड़ा सुखाते हैं, बच्चा उस कपड़ा को देखता है और समझ जाता है कि धूप होती है तो कपड़ा सूखता है। कोई भी चीज गर्म हो रही है तो वह भाप बनकर उड़ रही है, ऐसा बच्चा कार्य कारण संबंध करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं तार्किक चिंतन, मतलब लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा तर्क करना, वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। जो शैशवावस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता था, लेकिन इस अवस्था में बच्चा सोचना समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है 6 साल का हो गया है, मतलब क्लास 1 में। कौन सी क्लास में? क्लास 1 में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो नई शिक्षा नीति है 2020 है, उसमें कहा गया है कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। कितना कहा गया है? 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। इसमें कहा गया है कि 3 साल से बच्चे का स्टार्ट हो जाता है शिक्षा, लेकिन ये क्या है? बालवाड़ी। बालवाड़ी में जाता है। लेकिन जो 6 साल है उसमें बच्चा जाएगा क्लास फर्स्ट में, जो है प्राथमिक स्कूल। और जो 3 साल से लेकर 5 साल तक जो बच्चा है, 6 साल तक, वो बालवाड़ी में रहता है, नर्सरी, UKG, LKG में। लेकिन जो फर्स्ट क्लास में बच्चा जाएगा वो 6 साल तक का, इसलिए कहते हैं इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के पास बहुत सारी जानकारी रहता है, उसके पर्यावरण में जो भी घटित हो रही है घटना, वो अपने घर से अपने भाषा, अपनी संस्कृति, अपने नैतिक विकास, ये सब करके आता है स्कूल में। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि बच्चे के जो समझ है और जो कौशल है उसको उचित दिशा दे और बच्चे को अच्छे से सिखाए। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है? आरंभिक स्कूल। 0 से लेकर 6 साल के बच्चे में बहुत सारे समझ हो जाते हैं, उसमें तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए शिक्षक को अच्छे से समझकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए और उसे अच्छे से समझाना चाहिए। तो आरंभिक स्कूल एज है। ठीक है, और इसे खेलों की अवस्था कहा गया है। जो शैशवावस्था था उसमें हमने देखा कि उसे क्या बोलते हैं? टॉय एज। टॉय एज मतलब खिलौना। खिलौना की एज मतलब बच्चे का जो दायरा होता है वो घर होता है, तो घर में रहता है तो किससे सीखता है? वो खिलौना के द्वारा। दिन भर उसका ज्यादा टाइम होता है वो खिलौने में खेलने में बीतता है। लेकिन बच्चा अब घर से निकलकर, आस पड़ोस से निकलकर अब स्कूल में आना स्टार्ट हो गया है, और उसके बहुत सारे फ्रेंड, दोस्त, मित्र और शिक्षक के संपर्क में आ गया है। तो वो क्या करेगा? नए नए दोस्त बनाएगा, उसके सहपाठी रहेंगे, उसके साथ खेलेगा, शिक्षक के साथ समय व्यतीत करेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि बच्चा अब खेलना स्टार्ट कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? शैशवावस्था होता है, उसका दायरा घर में रहता है, इसलिए वो टॉय से खेलता है। लेकिन अब उसका दायरा बढ़ गया, अब घर के साथ वो विद्यालय आना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है?
खेलना स्टार्ट कर पाता है, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने देखा कि स्थानीय खेल बच्चे क्या खेलते हैं, छुअन छुआई खेलते हैं, लुका छिपी खेलते हैं, ये सब खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और हमेशा वो अपने फ्रेंड बनाएगा तो वो उसी के साथ रहेगा। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, टोली या समूह या गैंग की अवस्था। क्योंकि हम वो तो दोस्त बना ली है, उसके लिए ये सब चीज नया है, क्योंकि घर में रहता था, वो बच्चा बाहर निकल गया है, ठीक है, तो उसे ये सब बहुत आनंद आ रहा है करने में, खेल खेलने में। ज्यादातर समय वो क्या करता है, खेल खेलने में बिताता है। तो हमेशा क्या करता है, जो अपने उसका टोली है, उसका जो समूह है, उसमें रहना पसंद करता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, गैंग अवस्था या टोली की अवस्था। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेम अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्य अवस्था को, और टोली की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्य अवस्था को। लेकिन टॉय की अवस्था क्या कहा जाता है, बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम, शैशवावस्था को। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये खेलों की अवस्था है या टोली की अवस्था है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जीवन का यूनिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय में बच्चे जो भी खेलना स्टार्ट कर लेता है, नए नए फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर लेता है, खेल खेलना स्टार्ट कर लेता है, अपना जो समझ है, अपने जो तर्क करने की क्षमता है, अपना जो कौशल है, उसे विकसित करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अवस्था में चलेंगे, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक के लिए किशोरा अवस्था का अध्ययन सीखना जितना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक अभिभावक को भी ये समझना आवश्यक है कि किशोरावस्था में बालकों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसे एक शिक्षक और पालक मिलकर दोनों समझकर, उनकी समस्याएं भी होती है, उनके जो समझ होता है, सभी चीज को आपस में सामंजस्य करना, उनके भावनाओं को समझना, आपस में मिलकर उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और एक शिक्षक को समझना चाहिए कि बच्चे के विकास के दर और क्या परिवर्तन, जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बच्चों में किशोरावस्था में हो रहा है, वो कैसे हो रहा है और उसे कैसे समझा जा सकता है। ये अवस्था खतरनाक अवस्था है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक अवस्था है। और अगर बच्चे के जो समझ और कौशल है उसको उचित दिशा मिल गया तो एक बहुत ही निर्माणकारी अवस्था है। लेकिन अगर बच्चे को नहीं समझे और उसके जो दिशा है उसको अच्छे से नहीं दिशा मिला, तो बच्चे आत्मदाह तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत ही खतरनाक अवस्था इसीलिए कहा गया है। इस अवस्था से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का जो नाम है वो बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड है। स्टेनली हॉल जो है वैज्ञानिक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडोलेसेंस। उन्होंने इस अवस्था को क्या कहा गया है कि यह अवस्था बहुत ही संघर्ष, तूफान और परिवर्तन की अवस्था है। क्या है ये अवस्था? बहुत संघर्ष, आंधी तूफान और परिवर्तन की अवस्था है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों की जो विकास और भावनात्मक विकास होता है, उस शिक्षक के साथ यह महत्वपूर्ण है कि उसके पालक भी इसको समझे। ये देखिए, संघर्ष, तूफान, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था है। इसे कहने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टेनले हॉल, जो अपने पुस्तक एडोलेसेंस में कहा गया है। ये बार बार रिपीट करने वाले क्वेश्चन है कि इसे किसी ने कहा। स्टेनले हॉल का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो स्टेनले हॉल का नाम आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं इस अवस्था को? क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था में रहते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेलते हैं। तो अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना साल का हो गया? 12-13 साल से लेकर 18 साल का हो गया। तो इस अवस्था में बच्चा खुद को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पालक समझता है कि 13-14 साल का बच्चा है, वो कैसे बड़ा हो गया, वो तो छोटा बच्चा है। पालक के लिए या शिक्षक के लिए वो छोटा बच्चा है, मतलब अभी भी बाल्यावस्था में है या बालक है, लेकिन वो अपने आप को पौर समझने लगता है। वो सोचता है कि मुझे भी अपना जो भी निर्णय है उसे लेने का अधिकार है और मैं भी बड़ों के समान कार्य कर सकता हूँ। और उसके मन में जो मानसिक विकास है, वो संवेगात्मक विकास है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता रहता है, जिसे जिसे एक शिक्षक या पालक को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी परिवर्तन हो रहा है या कोई भी दुर्व्यवहार बच्चा करता है इस अवस्था में, या फिर कोई भी कुछ भी करने वाला होता है, तो एक शिक्षक को या पालक को समझना चाहिए और उसे एक निश्चित दिशा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा कुंठित हो जाएगा और वह शिक्षक और पालक को गलत समझ जाएगा। इसलिए इसमें बच्चे को समझना जरूरी है।
और हमें समझना चाहिए कि बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना है। अगर बच्चा अच्छा से बिहेव नहीं करता है तो उसके कारण को जानना जरूरी है, न कि उसे दंडित करना आवश्यक है। अगर बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और बात क्यों नहीं मान रहा है, इसे समझना एक शिक्षक के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर उसके कारण को बिना जाने हम उसके व्यवहार के प्रति अलग व्यवहार किए या उसे दंड दे दिए तो वो हमें कभी भी नहीं समझेगा। एक मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे अपने विचारों को खुल के साझा करे शिक्षक के साथ और उसे अच्छे से दिशा दे सके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। 13 से लेकर जो 18 साल के बच्चे हैं उसमें विषम लिंगी अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे सजना संवरना और अच्छे से प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा गया है। हालांकि इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा गया है, लेकिन अगर बच्चे के जो भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन हो रहा है उसको निश्चित अच्छे से दिशा दिया जाए शिक्षक या अभिभावकों के द्वारा, तो एक अच्छे से परिवर्तनकारी और एकदम अच्छे से प्रोडक्टिव कार्य हो सकता है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया है कि यह एक गोल्डन अवस्था है। इस अवस्था में वीर पूजा हीरो वर्शिप रहती है। मतलब कोई भी इंसान बच्चे देखते हैं कि कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे बच्चे को क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी पसंद आ गया या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी पसंद आ गया, तो ऐसे बच्चे खुद को वैसे ही ढालने की कोशिश करता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, मतलब ये अच्छा है। तो अपने जो वो होते हैं आइडियल पर्सन वाली भावना इसी अवस्था में होती है। अपने आइडियल पर्सन के हिसाब से वैसे ही रहना स्टार्ट करूंगा, ऐसा बच्चा सोचने लगते हैं। मतलब वीर पूजा जो भी अच्छे से कार्य करता है एक्शन वाला, उस कार्य को करना बच्चे अच्छा या बुरा जो भी हो, अच्छा कार्य उसको बच्चा देखना और देखकर सीखना और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त थिंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अमूर्त चिंतन कब स्टार्ट करता है। यह कई बार क्वेश्चन आया है कि बच्चा अमूर्त चिंतन किस वर्ष से स्टार्ट करता है, तो 13 साल से 18 साल। 13 साल से 18 साल को किस अवस्था में रखा गया है, किशोरावस्था में। बच्चे इस अवस्था में अमूर्त चिंतन मतलब मूर्त मतलब दो भी चीजों को, जैसे 2 और 2 कितना होता है, तो हम क्या करेंगे 2 पेन रखेंगे, 2 पेन 2 पेन 2 पेन कितना हुआ 4 पेन। लेकिन उसी को हमारे मन में सोचना हो तो क्या होता है, ऐसे होगा तो क्या होगा, ये सब जो काल्पनिक सोच करते हैं इसे क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में बच्चे काल्पनिक सवाल हल करना स्टार्ट कर देते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब जो दिखाई नहीं देता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। ये किशोरावस्था एक शिक्षक के लिए, एक अभिभावक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। ठीक है, विकास के विभिन्न पहलू या आयाम क्या होते हैं। हमने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अब विकास के विभिन्न पहलू आयाम क्या होते हैं इसको देखेंगे। अब इसमें हमने देखा कि बच्चे का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास ये सब होता है पढ़ा, लेकिन होता क्या है ये सब, इसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास मतलब होता है जो आंतरिक विकास है उस वो तो मस्तिष्क से या दिमाग से जुड़ा है, लेकिन शारीरिक विकास मतलब बच्चे का जो शरीर का विकास है, जो भार है, वजन है, ऊंचाई है, जिसे हम देखते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, किसे उसे ही कहते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, मोटर स्किल्स आता है। मोटर स्किल्स मतलब गत्यात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं, यह एक तरह के बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। शारीरिक जो बाहरी परिवर्तन हो रहा है, हमारा जो शरीर के हाव भाव है, क्रिया है, इससे जुड़ा हुआ है। ये मसल हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, मसल जो हमारी मांसपेशियां है या फिर जो हड्डी होती है उसमें कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं गत्यात्मक विकास। कामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। जो गत्यात्मक विकास है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, दौड़ने, कूदने, हंसने, बोलने, क्योंकि इसमें हमारे हड्डियों का और हमारे मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है, मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार के होता है, एक फाइन मोटर स्किल और एक ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि गत्यात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है और गत्यात्मक विकास किस विकास के अंतर्गत आता है। तो यह शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है और इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, ठीक है,
फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, फाइन ये शब्द कहने से हमें समझ में आता है कि फाइन मतलब छोटे छोटे, तो इसमें छोटे छोटे मतलब जो एकदम बारीक है उसके, तो इसमें मसल का कम यूज होता है। इसमें हम स्पष्ट समझ सकते हैं, इसको समझने वाली बात है कि फाइन मोटर स्किल मतलब छोटा छोटा, तो हमारे जो मसल का उपयोग है वो कम होता है, उसके बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। ठीक है, जैसे ये मैं लिख रही हूँ तो मेरा पूरा हाथ कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो उंगली होता है इसके सहारे से मैं लिखती हूँ, और जो मैं बटन लगाती हूँ, कपड़े पहनते हैं तो बटन लगाते हैं, वो उसमें क्या होता है, हमारे जो उंगलियां होते हैं उसके कार्य होता है, और जो किसी चीज को पकड़ना है, ठीक है, कोई भी चीज, ये पेन को मैं पकड़ रही हूँ तो क्या यूज हो रहा है, मेरा हाथ यूज हो रहा है। और हंसने, मैं हंस रही हूँ ऐसे, तो क्या यूज हो रहा है, यहाँ का जो यूज हो रहा है, मेरा पूरा जो सर है वो यूज नहीं हो रहा है। और किसी चीज को काटते हैं तो दांत बस का यूज होता है, तो मांसपेशियां होता है उसका कम यूज होता है, उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक शिक्षक जो है वो बच्चों को मिट्टी का कार्य देती है और विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाना सिखाती है, और तरह तरह के खिलौने बनाकर सजाना सिखाती है। तो बच्चे उस विकास में या क्रिया में बच्चे का जो शिक्षक जो है वो बच्चे में क्या विकसित करना चाहती है, तो उसमें क्या होगा, जो माटी के जो खिलौना होते हैं बच्चे उसमें सीख रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर रही है वो उसकी उंगलियों को यूज करना सिखा रही है, तो क्या कर रही है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकसित कर रही है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल। क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है हमारे, इसमें हमने देखा कि फाइन मोटर स्किल में हमारे मांसपेशियों का कम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है, ग्रॉस मतलब पूरा, ठीक है, ग्रॉस मतलब पूरा, तो हमारे मांसपेशियों का हम ज्यादा उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर का यूज होता है, ठीक है, हम दौड़ते हैं या फिर कूदते हैं तो क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट काम करते हैं, या फिर तैरते हैं तो पूरा बॉडी पार्ट काम करता है, इसे हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब स्थूल गत्यात्मक कौशल, इस जिसमें हमारे मसल्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, शारीरिक विकास को देख लिया, अब हम देखेंगे कि मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है। शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन मानसिक विकास भी बहुत ही जरूरी है। मैंने बताया कि जो भी हमारे विकास के जो पहलू है या विकास के जो पक्ष है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वृद्धि और विकास में हमने पढ़ा कि जो सभी विकास के पहलू है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक का विकास नहीं हुआ तो दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। उसी प्रकार मानसिक विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मानसिक विकास के द्वारा ही बच्चे पढ़ पाता है, समझ पाता है, किसी कौशल को सीख पाता है। मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट, इसमें किसी टॉपिक के बारे में तर्क करना मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और किसी के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में सोचना या अनुभव करना। जो भी चीज हम करके देखते हैं उसे अनुभव कहते हैं। जैसे कोई भी चीज करते हैं हम, उसी से हमें अनुभव प्राप्त होता है। ये सब क्या आता है, या फिर समस्या का हल करना, ये सब आता है मानसिक विकास के अंतर्गत। किसी टॉपिक के बारे में तर्क करना, सोचना, अनुभव करना और हल करना, ये क्या आता है, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है जीन पियाजे। क्या नाम है, जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, जो स्विट्जरलैंड से रहने वाला है। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है उसे संवेदी गामक कहते हैं। 2 से लेकर जो 7 वर्ष है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। 7 से लेकर 11 साल होता है उसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। और 11 से लेकर ऊपर तक जो अवस्थाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है जीन पियाजे, यहाँ पर उनको देखा गया है। तो किसी भी टॉपिक के बारे में तर्क करना, मानसिक विकास क्या होता है, किसी की भी टॉपिक के बारे में तर्क करना कि वो चीज होता क्या है। बच्चे विभिन्न प्रकार के तर्क करते हैं कि कोई भी कार्य क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बारे में सोचना, समझना, कल्पना करना
और जो समस्या होती है उसके बारे में हल करना इसके अंतर्गत आता है, उसे कहते हैं मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। इसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक का नाम क्या है? जीन पियाजे। कॉग्निटिव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इससे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे किससे जुड़ा हुआ है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, नन्हे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक होते हैं जो वातावरण के छानबीन करते रहते हैं, वातावरण के छानबीन करते रहते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने वातावरण की वस्तुओं की सक्रिय खोज करता होते हैं। मतलब कोई भी बच्चे, हमने देखा कि कोई भी बच्चे होते हैं, वो कोई भी चीज जैसे खिलौना रहता है उसको देखते हैं, कोई छोटा सा बॉल आता है खिलौना वाला, उसको हम अगर किसी बच्चे को दे दें तो वो खेलेगा नहीं उससे, क्या सोचेगा कि उसमें पानी है, क्या है, जो पानी में कैसा क्या क्या डला हुआ है, स्टार रहता है उसमें जो चमकता रहता है, तो वो सोचता है कि वो कैसे चमकता है, तो उसके खेलेगा नहीं, उसको फोड़ देगा और फोड़ कर देखेगा कि उसमें होता क्या है। ऐसा मतलब कोई भी चीज अगर बच्चे को दे दिया जाए तो उसके खोजबीन करना स्टार्ट कर देता है कि इसमें होता क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कोई भी खिलौना का तोड़ फोड़ कर देखेगा कि ये कैसे बना हुआ है, ऐसा। ठीक है, इसीलिए वो अपने वातावरण के साथ कोई भी चीज है उसमें खोजबीन करता रहता है। ठीक है, तो मानसिक विकास मतलब हमारे तर्क करने की, हमारे सोचने की, हमारे जो समस्या को हल करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं मानसिक विकास। और इससे संज्ञानात्मक विकास से जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं उनका नाम है पियाजे, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले। अब जो चौथा विकास है, चौथा पक्ष है विकास की, उसे बोलते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। लोगों के साथ सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या क्या होता है? लोगों के साथ जो आपसी मेल जोल है, उनके साथ जो संबंध है, जैसे कोई बच्चा है वो समाज में लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ उसका संबंध कैसा है, कैसे वो व्यवहार करता है, इसे समझना ही कहलाता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास का मतलब है व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण परिवर्तन। मतलब समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका संपूर्ण विकास, बच्चों के प्रति उसकी समझ विकसित करना, व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक तथा भौतिक रूप से समृद्ध, बच्चे के जो मूल्य है, उसके जो भौतिक संसाधन है, उसके व्यवसाय है, उसके योग्यता है, उसका जो विकास होता है वो समाज में होता है, इसी को कहते हैं सामाजिक विकास। और समाज में ही बच्चे को जो योग्यता है उसके अनुरूप उसको अपने जीविका, अपने आर्थिक संपन्नता करने का मौका मिलता है, इसे कहते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मतलब हमारे मन में जो भावना होती है, जैसे किसी को अपने माता को देखते हैं तो बच्चा उससे प्रेम करता है। ठीक है, किसी को देखते हैं जो हमारे प्रति अच्छा से व्यवहार नहीं किया है, बच्चे के प्रति अच्छा से व्यवहार नहीं है, तो उसमें क्रोध आता है, बच्चे को भूख लगता है या फिर प्यास लगता है, जो हमारे संवेग है उसे कहते हैं संवेग। और संवेग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिनका नाम है गोलमैन। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है ये गोलमैन। संवेगात्मक विकास से जो जुड़े हुए हैं उन वैज्ञानिक का नाम क्या है बोला जाए तो यह क्या है? डेनियल गोलमैन, जो संवेगात्मक विकास से जुड़े हैं। संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसे इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इसे बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अगर परीक्षा में आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ जोड़ी मिलाओ वाले क्वेश्चन में कि पियाजे इमोशनल डेवलपमेंट, तो उसके इंग्लिश वाले पक्ष में जाकर देखना है कि इमोशनल डेवलपमेंट ये होता है और वो जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो संवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता का वर्णन करता है। मतलब जो संवेग है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, संवेग मतलब जो हमारे क्रोध है, जो उसकी प्रेम है, जो भय है, ये सब के बारे में अभिव्यक्ति करना, सार्वभौमिकता का वर्णन, ये क्या कहलाता है? संवेगिक विकास। ठीक है, इनसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन जुड़े हुए हैं? गोलमैन। जो गोलमैन कहते हैं, इस बात पर बल देते हैं कि सामूहिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी संवेगिक क्षमताओं को सीखने और प्रदर्शित करने में बेहतर होते हैं जो संवर्धित संतोष जीवन को बेहतर गुणवत्ता और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मतलब
जो व्यक्ति अपने संवेग को स्थिर कर लेता है, वो अब व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करता है। जैसे संवेगी की स्थिरता मतलब क्या होता है, जैसे हमारा संवेग है, किसी के प्रति हम क्रोध कर लेते, क्रोध आता है हमें, किसी भी बात में क्रोध आता है, उस जैसे बच्चे उसको किसी कार्य को नहीं कर पाता है, तो हमें लगता है कि बच्चे ने क्यों कार्य नहीं किया, तो हमें उसके कारण को जानना चाहिए कि बच्चे के क्या घर में क्या परिस्थिति रह गई हो सकता है बच्चे का तबीयत खराब हो या कुछ हो। लेकिन शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए कि तुरंत दंड दे दे या कुछ। कोई भी गुस्सा कर देते हैं बच्चे को से, कोई प्यार करते हैं या फिर प्रेम स्नेह दिखाते हैं, पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, तो वो किस अवस्था में होना चाहिए और किस समय में और कितना मात्रा में होती है, इसके बारे में जानकारी एक व्यक्ति को होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं सामयिक स्थिरता। और जो व्यक्ति ये सब में कंट्रोल करना सीख गया, वो बहुत ही परिपक्व रहता है और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता होता है। तो किसी के प्रति कौन से भावना कब व्यक्त करना है और कब नहीं व्यक्त करना है, उसके समझ का ज्ञान ही संवेगिक स्थिरता कहलाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब नेक्स्ट जो विकास है वो 6 पॉइंट में, जिसे कहते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट कहते ही समझ में आ जाता है। हमने देखा है कि प्रार्थना सभा में क्या होता है, बच्चे को मोरल स्टोरी सुनाना होता है या फिर कुछ, तो क्यों किया जाता है, बच्चे से ऐसा क्यों कराया जाता है, क्योंकि बच्चे में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में स्टोरी या फिर प्रार्थना कराया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे को प्रार्थना सभा कराया जाता है या फिर नैतिक वाक्य बताया जाता है, ये बच्चे में कौन से विकास कराना चाहते हैं शिक्षक, तो ये क्या होगा, नैतिक डेवलपमेंट। मतलब बच्चे में क्या गलत क्या सही इसके बारे में समझ, और बच्चे में अपने बड़ों के प्रति आदर की भावना, अपने छोटों के प्रति स्नेह की भावना विकसित करना ही नैतिक डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें क्या है, नैतिक विकास को सही और गलत मानकों के संबंध में विचारों, व्यवहार और भावनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। नैतिक विकास को क्या किया जाता है, सही गलत के मानकों के संबंध में विचार और व्यवहार और जो हमारी भावना है उसके बारे में परिभाषित करना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास। अब इस क्लास में हमने देखा कि विकास के विभिन्न अवस्थाएं क्या होती है, गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की किशोरावस्था, ये विकास के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, क्या क्या होता है उसमें, परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम विकास के विभिन्न पहलू, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सब होता क्या है और कैसे इस बच्चे में विकसित किया जाता है, क्यों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे क्या क्या विकास के अंतर्गत आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।